हेलो एवरीवन। जैसा कि अब हमारे पास बहुत ही लिमिटेड टाइम बच गया है, 15 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम है एक होगा। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि इंडियन इकोनॉमी के उन्हें वन शॉट रिवीजन चाहिए, मैंने उन्हीं के लिए ये वीडियो बनाई है। आप इस वीडियो को देखने के बाद अपनी बहुत ही क्विक रिवीजन कर सकते हैं और आपके सारे कंसेप्ट्स इंडियन इकोनॉमी के क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो में हम सेकंड चैप्टर की बात कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में फर्स्ट चैप्टर आपको वन शॉट रिवीजन में करा चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में जाके भी आप चेक कर सकते हैं। अब जब सेकंड चैप्टर की बात होगी उसका नेम होता है इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990। तो आप देख रहे हो फर्स्ट चैप्टर में हमारी इंडियन इकोनॉमी की सिचुएशन कैसी थी। अब ब्रिटिशर्स चले गए, पोस्ट ब्रिटिश पीरियड। अब 1947 में जब हम आज़ाद हो गए तो 1950 टू 1990 तक हमारी इकोनॉमी की पॉलिसीज़ कैसे कैसे चली थी, इस बारे में हम इसमें डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट इसमें कंसेप्ट आएगा आपका सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। सेंट्रल प्रॉब्लम आप 11th में भी पढ़ के आए हो, नहीं पढ़ा एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या इकोनॉमी प्रोड्यूस करे, कौन से गुड्स प्रोड्यूस करे। आप कंफ्यूज हो, आपके पास कंज्यूमर गुड्स हैं और एक आपके पास कैपिटल गुड्स हैं। कंज्यूमर गुड्स आप प्रेफर करोगे कि सबसे पहले ये प्रोड्यूस करते हैं क्योंकि ह्यूमन बींग्स के लिए इंपॉर्टेंट है, खाएंगे नहीं तो काम कैसे करेंगे, एनर्जी कैसे आएगी। तो व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करें, और हमेशा इकोनॉमी वो गुड्स प्रोड्यूस करती है जो इकोनॉमी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करें। जैसा कि दो टेक्निक होती हैं, लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल इंटेंसिव। यूएसए में पैसा ज़्यादा है तो वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी फॉलो करते हैं, एंड इन इंडिया देयर इज़ अ लेबर इंटेंसिव, बहुत ज़्यादा यहाँ पर लेबर है, एम्प्लॉयमेंट बढ़े इसलिए हम लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करें। क्या कोई पुअर आपकी शॉप पे आएगा तो आप सामान नहीं दोगे, अगर उसके पास पैसे हैं तो दोगे। तो ये मैटर नहीं करता कि सिर्फ रिच सेक्शन के लिए प्रोड्यूस करना है या पुअर सेक्शन के लिए। हमें इकोनॉमी ये सोच के प्रोड्यूस करती है कि जिनके पास पेइंग कैपेसिटी है, पे करने की क्षमता है, उसको हम गुड्स दे देंगे। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम कैसा होता है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट जिसमें आपका सिर्फ प्राइवेट सेक्टर ऑन करता है, कंट्रोल सारा प्राइवेट लोगों के हाथ में होता है। सोशलिस्ट, वर्ड से पता चल रहा है सोशल वेलफेयर, जिसमें आपका गवर्नमेंट का कंट्रोल रहेगा। मिक्स्ड इकोनॉमी, जो हमारी इंडिया इकोनॉमी फॉलो करती है, दैट इज मिक्स्ड, उसमें प्राइवेट सेक्टर भी है एज वेल एज गवर्नमेंट सेक्टर भी है। नेक्स्ट अब यहाँ से चैप्टर स्टार्ट होता है मेन इकोनॉमिक प्लानिंग। भाई इकोनॉमिक प्लानिंग करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी क्योंकि उससे पहले तो आप देख चुके हो ब्रिटिशर्स ने हमारी इकोनॉमी को कैसे कैसे बर्बाद किया था। अब प्लान किए जाएंगे, इकोनॉमिक प्लानिंग की जाएगी, कैसे डेवलपमेंट की जाए इंडिया की। द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1948, इसमें सबसे पहले कौन सा रिजोल्यूशन आया, आपको क्वेश्चन याद रखना है। द इंडस्ट्री पॉलिसी रिजोल्यूशन, इंडस्ट्री वर्ड से पता चल रहा है कि इंडस्ट्री सेक्टर को कैसे बढ़ा सकते हो, उनको कैसे फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हो। तो फर्स्ट कब आया, 1948। तो आप देख रहे हो 1947 में हम फ्रीडम मिल गई हमें, जस्ट उसके 1 ईयर बाद ही हमने अपनी इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए क्या करना स्टार्ट कर दिया, रिजोल्यूशन बनाना स्टार्ट कर दिया। एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, जिसमें कुछ आर्टिकल शेड्यूल्स ये सब मिक्स होंगे, हमने ये लॉन्च करे। नेक्स्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट अप प्लानिंग कमीशन। अब भाई प्लानिंग कौन करेगा, हम या आप लोग तो करेंगे नहीं, एक पूरी फिक्स प्लानिंग कमीशन बैठाई जाएगी जो कब हुई थी, 1950 में। तो इंडस्ट्री पॉलिसी रेजोल्यूशन आ गया था 1948 में, पॉलिसी प्लानिंग कमीशन एक सेटअप पूरा तैयार गया 1950 में, जिसके चेयरमैन कौन थे, प्राइम मिनिस्टर। सो उस टाइम पे जो चेयरमैन थे वो कौन थे, हमारे प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट पीरियड फिक्स्ड फॉर एवरी 5 ईयर्स। अब ये जो प्लानिंग कमीशन बनाई गई थी ये हर 5 साल के लिए प्लान करती थी कि इन 5 साल में हम इकोनॉमी को यहाँ से यहाँ पहुँचाने की कोशिश करेंगे, डेवलपमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो 5 सालों के लिए होती थी। अब फर्स्ट ईयर 5 ईयर प्लान, आपको इसमें याद रखना है कि सबसे पहला 5 ईयर प्लान कब आया था, 1 अप्रैल 1951। आपको पता है एज कैलेंडर ईयर हम नहीं लेते, अकाउंटिंग ईयर लेते हैं, अप्रैल टू मार्च। अब आपको सन याद रखना है 1951 टू 1956। तो क्वेश्चन रेज हो सकता है फर्स्ट आपका 5 ईयर प्लान कब आया था, 1951 टू 1956। कैलेंडर ईयर होता ही नहीं है, कौन सा ईयर होता है, अकाउंटिंग ईयर। और पूछ सकते हैं इंडस्ट्री पॉलिसी रिजोल्यूशन 1948। नेक्स्ट प्लानिंग कमीशन सेटअप की 1950 में, चेयरमैन कौन थे,
प्राइम मिनिस्टर। अब नेक्स्ट आता है गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान। भाई ये जो अब तुम इकोनॉमिक प्लानिंग आप कर रहे हो, प्लानिंग कमीशन भी सेटअप कर दी, ये काम क्या करेगी, इसके गोल्स क्या होंगे, ये सब इसके गोल्स की बात की गई है। ग्रोथ, जिसका मेन होता है कैपेसिटी टू प्रोड्यूस गुड्स विद इन अ कंट्री। भाई अपनी इकोनॉमी में गुड्स को प्रोड्यूस करो, अपनी इकोनॉमी में गुड्स प्रोड्यूस होंगे तो जीडीपी बढ़ेगी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो जाएगी। नेक्स्ट मॉडर्नाइजेशन, अब बहुत यूज कर चुके हैं पुरानी टेक्नोलॉजी, अपडेट जो अपडेटेड है न्यू टेक्नोलॉजी है उनका यूज करो। सेल्फ रिलायंस, बहुत सुनते हैं हम, आत्मनिर्भर होना चाहिए, हम किसी भी गुड्स के लिए फॉरेन कंट्री पर डिपेंड ना रहें, अपनी खुद की इकोनॉमी में वो गुड्स हम प्रोड्यूस करें। इक्विटी, एवरीवन गेट्स बेसिक नीड, रोटी कपड़ा मकान बेसिक नीड्स होती है, हर किसी को ये मिले, ये हमारे यहाँ पर इक्विटी होनी चाहिए। तो 4 इसमें आप देख रहे हो कि 4 गोल्स थे किसके, 5 ईयर प्लान के। ग्रोथ होनी चाहिए, ग्रोथ कैसे होगी, जब जीडीपी बढ़ेगी। सेकंड मॉडर्नाइजेशन, अपडेटेड टेक्नोलॉजी का यूज करो। सेल्फ रिलायंस, खुद हम इतना सफिशिएंट गुड बना पाए कि हमें बाहर की कंट्री पे डिपेंड ना होना पड़े। इक्विटी, सभी लोगों की बेसिक नीड्स को पूरा कर पाए। नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट है लेटेस्ट कि इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए प्लानिंग कमीशन सेट कर दिया था, कब, 1950 में। अब ये 1950 की बात हो रही है, लेकिन अब इस प्लानिंग कमीशन का नाम चेंज कर दिया गया। प्लानिंग कमीशन हैज रिप्लेस कर दी किसके साथ, द न्यू नेम इज नीति आयोग। तो नीति आयोग प्लानिंग कमीशन को हटाकर नीति आयोग लॉन्च कर दी गई है, जो इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए काम करती है। कब, 1 जनवरी 2015। तो 1 जनवरी 2015 से पहले, इट मीन्स दिसंबर तक भी हम किसका यूज कर रहे थे, प्लानिंग कमीशन थी जो इकोनॉमिक प्लानिंग से रिलेटेड डिसीजन लेती थी। अब उसको हटाकर नीति आयोग कर दिया गया। और कब बनी है, 2015 में। उस टाइम पे तो मैं अभी ऊपर बढ़ के आया, चेयरमैन कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर। अब 2015 में से और अब तक हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन है, नरेंद्र मोदी जी, तो वो इसके चेयरमैन हुए। क्लियर हुआ। फुल फॉर्म क्या होगी नीति की, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, मतलब नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्म, चेंज करो, डिजिटल इंडिया बनाओ, उसको एक डेवलपमेंट के लिए नया ट्रांसफॉर्म प्रोवाइड करो। नेक्स्ट एग्रीकल्चर, अब इसमें टॉपिक में पढ़ेंगे एग्रीकल्चर कैसे हमने इम्प्रूव किया। लो प्रोडक्टिविटी ऑफ फूड, इस पे क्वेश्चन रेज होता है। अभी जो आपका सीबीएसई का इकोनॉमी का सैम्पल पेपर आया था उसमें भी ये क्वेश्चन था कि जब हमारी इंडिया को शॉर्टेज पड़ गई थी फूड की तो हमने किससे इंपोर्ट करे थे। द ऑप्शन इज यूएसए, स्विट्जरलैंड, आपके ये गिवन होंगे। तो इंडिया इंपोर्टेड फ्रॉम यूएसए, आपको याद रखना है। अब इसके लिए कुछ पॉलिसीज और मेजर्स बनाए गए टू दी ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। भाई एग्रीकल्चर को कैसे बढ़ाओगे, ऐसे देखते रहोगे एग्रीकल्चर बढ़ती रहेगी क्या, कुछ उसके लिए हमें पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी, कुछ मेजर्स एक्शंस लेने पड़ेंगे। तो वो क्या लिए थे, लैंड रिफॉर्म्स एंड ग्रीन रेवोल्यूशन। तो 2 रिफॉर्म्स लिए गए थे, 2 पॉलिसीज ली गई थी, लैंड रिफॉर्म एंड ग्रीन रेवोल्यूशन। अब हम डिस्कस करेंगे लैंड रिफॉर्म्स क्या होता है। अब हम देखेंगे लैंड रिफॉर्म और ग्रीन रेवोल्यूशन दोनों किसके अंदर किए गए थे, एग्रीकल्चर के अंदर मेजर्स और पॉलिसी बनाई गई थी। लैंड रिफॉर्म की बात करते हैं, चेंज इन ओनरशिप ऑफ लैंड होल्डिंग थ्रू, चेंज कर दो ओनरशिप, मीन्स पहले ये ओनर था अब इसको चेंज कर दो, कैसे, थ्रू अबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएट्स, मतलब इंटरमीडिएट्स को हटा दो, एंड लैंड सीलिंग। तो आप 2 कीवर्ड्स देख रहे हो, एक तो इंटरमीडिएट्स की बात हो रही है और एक लैंड सीलिंग की बात हो रही है। इन दोनों की हेल्प से ओनरशिप को चेंज कर दो। जस्ट एन एग्जांपल, ये एक पूरा प्लॉट है, इसकी ओनर पहले मैं थी, अब गवर्नमेंट के कुछ न्यू रूल्स आए, कुछ पॉलिसीज आई इसके अंदर, जिसके थ्रू इतना हाफ पार्ट अब किसी और को दे दिया, तो सिर्फ इतने पोर्शन की मैं ओनर रही, जो अब ये वाला पोर्शन था अब ये मुझे किसी और को ट्रांसफर करना पड़ेगा, मेरे को अपनी ओनरशिप इतने पार्ट की किसी और को ट्रांसफर करनी पड़ेगी। तो क्लियर हुआ कि अब जितना लोग होल्ड करके बैठे थे उन्हें अपनी ओनरशिप ट्रांसफर करनी पड़ सकती थी। तो 2 मेजर्स लिए गए इसके अंदर, फर्स्ट
इंटरमीडिएट्स को अबॉलिश कर दो, सेकंड लैंड सीलिंग कर दो। इंटरमीडिएट्स क्या होता है, हम फर्स्ट चैप्टर में भी कर चुके हैं। रूरल जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्होंने जमींदार बैठा रखे थे कि भाई लगान ले आओ फार्मर से। सपोज रूरल ने बोल रखा था कि 500 तक का लगान ले सकते हो उनसे, लेकिन इंटरमीडिएट्स क्या करते थे, अपनी जेब में भी रखेंगे, तो ये फार्मर से 1000 रुपये लेते थे, 500 एक्स्ट्रा, 500 अपने पास रखे। लेकिन रूलर को सिर्फ कितने से मतलब था, ब्रिटिश गवर्नमेंट को मतलब था हमें 500 चाहिए, तो इसमें से 500 ही अपने पास खुद के पास रख के 500 इनको देते थे। तो अल्टीमेटली फार्मर्स कितना पे कर रहा है, 1000, जिसमें से 500 जमींदार अपने पास रख रहा है और 500 आगे ब्रिटिशर्स को दे रहा है। तो इसलिए ये जमींदार को हटा दिया गया। तो अब सिर्फ फार्मर्स को कितना देना है, 500, क्योंकि ब्रिटिशर्स रूलर तो पहले भी 500 मांग रहे थे और अब भी 500 ही मांग रहे हैं, तो इसलिए इंटरमीडिएट्स को हटा दो क्योंकि ये अपना भी मार्जिन खा रहे थे बीच में। सेकंड लैंड सीलिंग। लैंड सीलिंग होता है फिक्सिंग द स्पेसिफिक लिमिट ऑफ लैंड, लैंड की एक लिमिट फिक्स कर दो विच कुड बी ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल, कि एक इंडिविजुअल इतनी ही लैंड रख सकता है। एग्जाम्पल लेते हैं कि 5 लिमिट फिक्स कर दी गई और मेरे पास 7 थे, तो जो ऊपर के 2 हैं वो गवर्नमेंट मुझसे छीन लेगी और किसको दे देगी, जो भी स्मॉल फार्मर्स हैं जिनको ज़रूरत है। तो सिर्फ कितनी रख सकते थे हम, 5 की लिमिट अलाउड थी। अब इसमें भी चाल चल दी, बिग जो लैंडलॉर्ड थे उन्होंने क्या करा, जैसे सपोज मेरे पास 7 थे, मैं एक शरीफ थी, मैंने 2 चुपचाप से गवर्नमेंट को दे दिए, लो जी स्मॉल फार्मर्स को दे दो। लेकिन कई चतुर और चालाक से भी होते हैं, वो कहते हैं हम क्यों दें, साथ के साथ हम अपने पास रखेंगे। तो उन्होंने अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स, उन सब के नाम पर वो ट्रांसफ़र कर दिए, रहे तो अपनी ही फैमिली में ना, ये उन्होंने प्लानिंग इसमें चली। नेक्स्ट 200 लाख टीनेंट्स इनटू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द गवर्नमेंट, मतलब कितने लोगों को हेल्प मिली, 200 लाख टीनेंट्स को हेल्प मिली कि इंटरमीडिएट्स को हटा दिया गया और टीनेंट्स को डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में ला दिया गया गवर्नमेंट की। अब इसको एक एग्जांपल की तरह से समझते हैं। एक जो रेंट पे रहते हैं, एक जिसका खुद का घर है, तो रेंट वाला जो है वो इतनी सफाई नहीं करेगा, उसे मतलब ही नहीं है, वो कहेगा मेरा तो घर ही नहीं है, मैं क्यों सफाई करूँ। लेकिन अगर वो उसका ही घर होगा, खुद का घर अगर वो खरीद लेता है, तो उसमें इतनी सफाई रखेगा, इतना मतलब उसको ढंग से रखेगा। तो ऐसे ही टीनेंट्स काम कर रहे थे, इतना अच्छे से वो उस पर फसल नहीं हुआ पाते थे, तो अब क्या बोल दिया गया कि उनको खुद को अलॉट कर दिए, भाई जिस लिमिट फिक्स करने से जो एक्स्ट्रा थी वो स्मॉल फार्मर्स को दे दिए, जो टीनेंट्स थे पहले कहीं पर काम कर रहे थे रेंट पे, अब उनको वो लैंड दे दी। अब वो उनकी लैंड हो गई, वो और ज़्यादा अच्छे से उस पर काम करेंगे, तो इससे हेल्प मिली 200 लाख टीनेंट्स को। नेक्स्ट अब आता है ग्रीन रेवोल्यूशन। इसका मीनिंग समझते हैं, द फूड ग्रेन्स बाय यूज ऑफ HYV सीड्स, मतलब आप HY सीड्स का यूज़ करो, फुल फॉर्म इज हाई यील्डिंग वेराइटी। फर्टिलाइजर्स, न्यू जितने भी आपके ये पेस्टिसाइड्स आ रहे हैं, इनका यूज़ करो और क्रॉप्स को ज़्यादा से ज़्यादा उगाओ। अडॉप्टेड इन 3rd 5 ईयर प्लान, कब अडॉप्ट किया गया, जब 3rd 5 ईयर प्लान हमारा चल रहा था। स्टार्टेड इन मैक्सिको, तो यहाँ से हमसे क्यों रेज हो सकता है कि फर्स्ट स्टार्ट कहाँ हुआ था, मैक्सिको में, और पीछे अभी हमने पढ़ा था कि USA से हम इंपोर्ट करते थे क्या, फूड ग्रेन्स। तो कंफ्यूज मत होना, ऑप्शंस में अगर इसमें USA गिवन हो तो USA क्लिक मत करना। मैक्सिको ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, USA से हम इंपोर्ट करते थे फूड ग्रेन। इंडिया में कौन लेकर आया, मैक्सिको में तो ग्रीन रेवोल्यूशन चल रहा था, जब इंडिया में देखा कि अरे बाहर के लोग ही यूज़ कर रहे हैं, तो इंडिया में भी ये कौन लेकर आया था, MS स्वामीनाथन, तो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इनको बोला जाता है। कब लाए थे, कमेंस्ड 1966, तभी हमारा 3rd 5 ईयर प्लान चल रहा था। और फर्स्ट कब आया था, अभी डिस्कस करके आए 1951 to 1956, और ये कब आया, 3rd 5 ईयर प्लान में। और 3rd 5 ईयर प्लान कब चल रहा था, 1966 में। कौन लाया, MS स्वामीनाथन। नेक्स्ट सक्सेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, भाई जब इतने फर्टिलाइजर्स का यूज कर रहे हो तो कुछ तो सक्सेस रही होगी, वो क्या रही, 2 फेजेस में, फर्स्ट फेज एंड सेकेंड फेज। फर्स्ट वी डिस्कस फर्स्ट फेज, मिड 60s to मिड 70s, मतलब 60 to 70s की बात होगी, और सेकेंड फेज में 70s to 80s की बात होगी।
इसके अंदर कौन सी स्टेट्स में सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहे थे? पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु सबसे ज़्यादा ग्रीन रेवोल्यूशन से इफेक्ट हुए थे एंड बेनिफिटेड द व्हीट एंड राइस। कौन सी क्रॉप सबसे ज़्यादा हो रही थी? व्हीट एंड राइस। सेकेंड फेज में स्प्रेड ऑन लार्ज नंबर ऑफ स्टेट्स। या फर्स्ट फेज में सिर्फ 3 स्टेट्स में ये सक्सेस रहा था, लेकिन जैसे धीरे 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 फेज चला, सेकेंड पे हम आए, ये लार्ज नंबर ऑफ स्टेट्स बाकी स्टेट्स में भी फैल गया एंड बेनिफिटेड मोर वेराइटी ऑफ क्रॉप। स्टार्टिंग में सिर्फ 2 के लिए बेनिफिटेड था, व्हीट एंड राइस के लिए, लेकिन धीरे धीरे चल के अब वेराइटी ऑफ क्रॉप्स इससे बेनिफिट होने लगा। नेक्स्ट, इम्पॉर्टेंट इफेक्ट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। अब इसके कुछ इम्पोर्टेंट्स भी रही होंगी फार्मर्स के लिए। मार्केटेबल सरप्लस। पहले ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले वो एक सफिशिएंट फूड ही नहीं प्रोड्यूस कर पाते थे कि ऐसी हालत आ गई थी कि हमें यूएसए से भी परचेज करना पड़ता था फूड ग्रेन, शॉर्टेज थी। लेकिन अब जब इतने फर्टिलाइजर्स आ गए हैं ग्रीन रेवोल्यूशन की हेल्प से, हम जितना कंज्यूम करते थे उतना तो हम आराम से फसल उगा पा रहे थे, प्लस उससे ज़्यादा उगा पा रहे थे। सपोज इसमें एग्जांपल के तौर से समझ लेते हैं कि पहले वो 50 kg प्रोड्यूस कर पाते थे ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले, इसमें से वो 45 kg कंज्यूम कर लेते थे, बचता कितना था? 5 kg। अब ग्रीन रेवोल्यूशन आ गया तो मतलब 50 kg से तो ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे होंगे, क्योंकि न्यू टेक्नोलॉजी, पेस्टिसाइड्स इन सब का यूज़ कर रहे थे। तो 50 से तो ये हो गया भाई 80। अब क्रॉप्स बढ़ गई तो क्या कंजम्पशन भी बढ़ जाएगी? पेट तो उतना ही है ना फैमिली का, खाएगी तो उतना ही, 45 ही खा रही थी, लेकिन अब बढ़ कितनी गई थी? 80। तो देख रहे हो कितना ज़्यादा वो कॉन्ट्री कर पा रहे हैं। 35, जहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले वो सिर्फ हमारी इकोनॉमी में 5 kg तक का कॉन्ट्री कर पा रहा था, अब ग्रीन रेवोल्यूशन की हेल्प से वो 35 तक का सरप्लस प्रोवाइड कर पा रहा है हमारी इकोनॉमी। तो ऐसा एक फार्मर तो नहीं कर रहा था, बहुत सारे फार्मर्स कर रहे थे, तो ज़्यादा सरप्लस एक मार्केट में जनरेट हो रहा था। बफर स्टॉक मतलब वेयर हाउस में इतना सफिशिएंट स्टॉक है कि आप आराम से खा सकते हो। कोरोना की सिचुएशन थी, क्या ये सब्जी या कुछ हमारे आइटम्स जो भी थे कंज्यूमर गुड्स ख़त्म हुए थे? नहीं, क्योंकि हमारे पास एक अच्छा खासा स्टॉक था। अगर ना होता तो सोच रहे हो पूरी उस टाइम पे तो मार्केट्स वगैरह सब कुछ लॉकडाउन था पूरा प्रॉपर, कैसे लोग भूखे मारे मर जाते। एक मिडिल क्लास फैमिली या रिचर सेक्शन के पास भी कुछ नहीं होता फिर खाने के लिए, अगर वेयर हाउसेस में बफर स्टॉक हमारे पास नहीं होता तो ये इन केस ऑफ इमरजेंसी एक अच्छा सिग्नल है इकोनॉमी के कि उनके पास इतना स्टॉक है कि वो खा सकती है। एंड बेनिफिटेड टू लो इनकम ग्रुप। जब ज़्यादा, अभी हम इसमें बात करके आए हैं कि प्रोडक्शन वो प्रोड्यूस ज़्यादा करने लग गए, तो क्या हुआ? सप्लाई ज़्यादा थी तो प्राइसेस भी कम थे। लोग इजीली, जो पुअर सेक्शन के लोग थे, वीकर सेक्शन के लोग थे, वो इजीली से परचेज कर पाते थे, तो उनके लिए तो सबसे ज़्यादा हेल्प मिल गई। नेक्स्ट, रिस्क इन्वॉल्व। अब भाई जब केमिकल्स का यूज़ करोगे तो तुम्हारे जो फसल उगा रहे हो उस पर अटैक हो सकता है, उसमें आग लग सकती है, तो यही है पेस्ट अटैक का इसमें रिस्क इन्वॉल्व था। सेकेंड, रिस्क ऑफ इंक्रीजेस इनकम इनइक्वालिटीज। जो रिचर सेक्शन थे वो तो ईजिली फर्टिलाइजर्स को अफोर्ड कर पाते थे, लेकिन जो स्मॉल फार्मर्स थे, पहली बात तो अभी पढ़कर आई हैं कि टीनेंट्स को पहले तो वो किराए के लैंड पे काम कर रहे थे, अब लैंड सीलिंग की हेल्प से उन लोगों को लैंड दे दिया गया, वो तो उन्हें मिल गया, अब उस पर इतना सारी फसल उगानी, फर्टिलाइजर्स भी लेकर आने, इतने पैसे उनके पास नहीं होते थे, तो वो रिच जो बिग लैंडलॉर्ड होते थे उनको कॉम्पीट नहीं कर पाते थे, उनके तक लेवल तक नहीं पहुंच पाते थे, तो इसकी वजह से इनकम इनइक्वालिटी आ गई, एक गैप आ गया कि रिच बिग लैंडलॉर्ड और बिग हो गया और स्मॉल हो गई। क्लियर? अब नेक्स्ट इसमें बात करें डेवलपमेंट में आएगा। फर्स्ट इंडस्ट्रीज पॉलिसी रिजोल्यूशन कब लाया गया था? इसको शॉर्ट फॉर्म में IPR भी बोल सकते हो, तो कंफ्यूज मत होना, अगर आपको IPR दिख जाए तो इट मीन्स इंडस्ट्री पॉलिसी रिजोल्यूशन।
फर्स्ट कब आया था 1948 में। अभी हम डिस्कस करते आ रहे हैं कि 1947 में जब हमें फ्रीडम मिली तो जस्ट उसके नेक्स्ट ईयर ही हमने इंडस्ट्रीज़ को ग्रो करने के लिए इंडस्ट्री पॉलिसी रेजोल्यूशन बना लिया था। तो फर्स्ट 1948 में, सेकेंड कब बना 1956 में, और अभी ये भी पढ़कर आ रहे हैं कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 टू 1956 तक चला था। तो जैसे ही फर्स्ट 5 ईयर प्लान फिनिश हुआ तभी हमने एक और इंडस्ट्री पॉलिसी रेजोल्यूशन बना दिया। अब तो जो सेकंड आईपीआर बना उसने इंडस्ट्रीज को 3 टाइप्स में डिवाइड किया। फर्स्ट शेड्यूल ए, सेकंड शेड्यूल बी एंड द थर्ड शेड्यूल सी। शेड्यूल ए में क्या होते हैं, 17 इंडस्ट्रीज कम्स अंडर द शेड्यूल ए विच ओन्ड बाय द स्टेट। उन पे कंट्रोल किसका रहेगा, स्टेट का। कौन सी इंडस्ट्रीज थी, जो हैवी एंड कोर इंडस्ट्री होती हैं लाइक एटॉमिक एनर्जी, एयरक्राफ्ट एंड रेलवेज। तो नेक्स्ट शेड्यूल बी जिसमें हमारी 12 इंडस्ट्रीज थी, कौन ओन करती थी, स्टेट वुड टेक द इनिशिएटिव टू सेटिंग अप। मतलब स्टेट क्या करती थी, इनिशिएटिव लेती थी कि इनको सेट करेगी, बट प्राइवेट सेक्टर विल सप्लीमेंट द एफर्ट्स। और आगे उनको फर्दर एफर्ट्स कौन लगाते थे उनमें, प्राइवेट सेक्टर, लाइक एल्यूमिनियम, माइनिंग एंड मशीन टूल्स इंडस्ट्रीज। तो शेड्यूल ए में कितनी है, 17 इंडस्ट्रीज, शेड्यूल बी में कितनी है, 12 इंडस्ट्रीज। और किसके अंडर ये कैटेगराइज हुई है, इंडस्ट्री पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 के अंडर। शेड्यूल सी कंट्रोल बाय द स्टेट, इनको भी कौन कंट्रोल करेगा, स्टेट, बट द थिंग इज लाइसेंस रहेगा इसमें। और लाइसेंस किस एक्ट के अंडर मिलेगा, ये लर्न होना चाहिए आपको, इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951। तो इट मीन्स जब आपका फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया 1951 तब आपने एक और चीज लॉन्च करी थी कि लाइसेंस लेना पड़ेगा किस एक्ट के अंदर, इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट के अंदर। लाइसेंस किस लिए जरूरी था, मैंने हाईलाइट करा है। अगर आप न्यू इंडस्ट्रीज ओपन कर रहे हो तो भाई लाइसेंस तो लेना पड़ेगा, पता चलेगा कि आप अपने नाम पर खोली है, कितने एम्प्लॉयज़ हैं, ये सब। एक्सपेंशन अगर ऑलरेडी आपकी एग्जिस्टिंग है, आप चला रहे हो, उसको एक्सपैंड करना चाहते हो। एंड फॉर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, पहले आप सिर्फ एक प्रोडक्ट बना रहे थे, अब आप डाइवर्सिफाई करना चाहते हो, डिफरेंट प्रोडक्ट भी प्रोड्यूस करना चाहते हो, तो भी आपको लाइसेंस की परमिशन थी। क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट चेक करेगी क्या हमारी इकोनॉमी में डिमांड है भी आपके प्रोडक्ट की या नहीं। अगर है तो आपको अलाउ कर देगी लाइसेंस की, ठीक है आप डाइवर्सिफाई कर लो प्रोडक्शन। लेकिन अगर नीड नहीं होगी तो वो आपको परमिशन नहीं देगी लाइसेंस की। तो इन 3 चीज़ों में लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती थी। शेड्यूल सी में पूरा लाइसेंस के ऊपर डिस्कशन हुआ है। एक्ट याद रखना है, इंडस्ट्री डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951। 2 आईपीआर आए थे, फर्स्ट 1948, सेकेंड 1956, जब हमारा फर्स्ट ईयर 5 ईयर प्लान फिनिश हुआ है। तो ऐसे याद रखना कि 1956 में ये आया। और ये वाला एक्ट कैसे याद रखोगे कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब आया था, 1951 में। तो जब फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया तभी हमने एक और स्कीम लॉन्च करी थी आईपीआर के अंडर, वो क्या थी, शेड्यूल सी में, कि लाइसेंस लेना पड़ेगा। अब इसके अंदर एक छोटा सा कंसेप्ट आता है एसएसआई, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, जिनकी लिमिट क्या थी 1950 के टाइम पर 5 लाख, मतलब 5 लाख तक की जिसकी इन्वेस्टमेंट है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के अंदर आएंगे। अब प्रेजेंट में लिमिट कितनी कर दी गई है, 1 करोड़ रुपए, क्योंकि 1950s के अकॉर्डिंग देखो उस टाइम 5 लाख भी एक बहुत बड़ा ह्यूज अमाउंट था। लेकिन अब के टाइम पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज भी अपनी इतनी इन्वेस्टमेंट रखती हैं कि उनकी लिमिट क्या कर दी गई, 1 करोड़ तक। इससे ऊपर की जितनी भी होंगी 2 करोड़ 3 करोड़, उनको अदर कैटेगरीज में डाला गया है। किस लिए थी ये, क्यों लॉन्च की गई थी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती हैं बैकवर्ड एरियाज, रूरल एरियाज, जहाँ पर छोटी छोटी इंडस्ट्रीज होती हैं, तो ये लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती हैं। एंड नीड फॉर प्रोडक्शन फ्रॉम बिग फर्म्स, क्योंकि बिग फर्म्स तो भाई इतना ज़्यादा पैसे वाली है कि वो सारे प्रोडक्ट ईजिली बना सकती है। तो कुछ प्रोडक्ट्स स्पेसिफाई कर दिए गए कि सिर्फ ये प्रोडक्ट्स कौन बनाएंगी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो अब इन्हें कौन नहीं बनाएगा, बिग जो बड़ी इंडस्ट्रीज हैं वो नहीं बनाएंगी, तो उनको रिजर्व कर दिया गया प्रोडक्ट्स को। नेक्स्ट इसमें कंसेप्ट आता है फॉरेन ट्रेड। एक चीज़ और आप याद रखना जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट नहीं करी, एसएसआई किस कमेटी के थ्रू आई थी,
कार्वे कमेटी। तो ये भी आप याद रखना एमसीक्यू में। फॉरेन ट्रेड की बात कर रहे थे हम, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। फॉरेन ट्रेड में फोकस किया गया इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे। सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, जो भी चीज़ आप एक दूसरे के प्लेस पे यूज कर सकते हो। 11th में पढ़कर भी आए हो आप, सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। जैसे आप फ्रूटी की जगह पे लिम्का ले सकते हो, कोका कोला, उसका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है। तो इन्होंने बोला इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, मतलब आप परचेज करते हो फॉरेन कंट्री से, भाई इसका सब्स्टिट्यूट ढूंढो। क्यों परचेज कर रहे हो बाहर की कंट्री से, अपनी खुद की कंट्री में प्रोड्यूस करो वो गुड। तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। नॉट परचेजिंग द गुड्स फ्रॉम फॉरेन कंट्री, ट्राई टू प्रोड्यूस इन डोमेस्टिक कंट्री, अपनी खुद की कंट्री में उस गुड को प्रोड्यूस करो। कैसे प्रोटेक्ट किया गया, कैसे प्रोटेक्ट किया गया फॉरेन ट्रेड को, बाय टैरिफ एंड कोटास। हम लोग इतने ज़्यादा इंडियंस डिपेंड हो गए थे फॉरेन कंट्री पर कि हम वहीं से गुड्स परचेज करते रहते थे, इसलिए उन्होंने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कंसेप्ट हमारे यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दिया। और ना अभी भी कुछ लोग नहीं मान रहे थे, फिर भी परचेज कर रहे थे बाहर से, तो टैरिफ और कोटा लगा दिया। टैरिफ इट मीन्स जब भी आप कुछ चीज़ परचेज करोगे, सपोज ये मैं मार्कर बाहर से परचेज कर रही हूँ, तो इसके ऊपर मुझे हैवी टैक्स देना पड़ेगा, ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा, मैं इसे नहीं खरीदूंगी। यही लिखा हुआ है, टैक्स लिमिट ऑन इम्पोर्टेड गुड्स। जब आप कोई गुड्स परचेज करोगे तो उस पर टैक्स को बढ़ा दिया गया, जिसको हम क्या बोलते थे, टैरिफ। एंड कोटा, कोटा से वर्ड समझ में आ रहा है, लिमिट। लिमिट फिक्स कर दी गई कि आप सिर्फ अब 2 मार्कर ही मंगा सकते हो। जो पहले हम 10, 20 पूरा ह्यूज अमाउंट में मंगा रहे थे, अब लिमिट फिक्स कर दी गई कि सपोज कर रहे हैं हम कि 2 ही मार्कर आप बाहर से मंगा सकते हो। तो ऐसा करने से लोग डिस्करेज हो गए और अब उन्होंने फॉरेन की कंट्री पे डिपेंड होना बंद कर दिया, क्योंकि हमारे यहाँ पर ही वो गुड्स अब प्रोड्यूस होने लग गए, क्योंकि हमने कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट कर ली थी, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। आई होप गाइज आपको ये पूरा सेकंड चैप्टर इस वीडियो में क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं हुआ, आप एक बार वीडियो को दोबारा से स्टार्ट करके देखना, साथ साथ नोट्स भी बनाना, क्योंकि तभी आपको ये कंसेप्ट क्लियर होंगे। इसमें बीच में बहुत सारे सन्स की भी हमने बात करी है, वो आपको एक अलग से चार्ट बना लेना। फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 to 56, IPR 2 बार आया, एक 1948 में, एक 1956 में। और लाइसेंस लेना पड़ता था अंडर, लाइसेंस किसके अंदर लेना पड़ता था, इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951। कार्वे कमेटी आई थी SSI के अंदर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, लिमिट फिक्स की गई 5 लाख एंड प्रेजेंट में 1 करोड़ रुपी। फॉरेन ट्रेड में इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पड़ा हमने, एंड कोटा एंड टैरिफ। कोटा मीन्स कि लिमिट फिक्स कर दी, इतना ही परचेज कर सकते हो। टैरिफ, उनके ऊपर टैक्स हैवी लगा दिया गया। और इससे पहले हमने क्या डिस्कस करा था कि कैसे हमारे यहाँ पर लैंड रिफॉर्म लाया गया और लैंड सीलिंग को लाया गया। लैंड रिफॉर्म में हमने क्या करा कि ओनरशिप को ट्रांसफर कर दो। लैंड सीलिंग में लिमिट फिक्स कर दो कि एक इंडिविजुअल इतने ही खेत अपने पास, अब इतनी ही प्रॉपर्टी अपने पास रख सकता है। ग्रीन रेवोल्यूशन, हमारी इकोनॉमी में कौन लेकर आया था, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कौन है, MS स्वामीनाथन। लेकिन फर्स्ट हमारे पूरे वर्ल्ड की बात करें तो कहाँ पर ये पहले अडॉप्ट किया गया था, मैक्सिको में। अब एग्रीकल्चर की बात करो कि हम ऐसे सिचुएशन में थे कि हमें बाहर से फूड खरीदने पड़ रहे थे, किस कंट्री से, USA से। कंफ्यूज मत होना, क्लियर हुआ होगा, दोबारा देख लेना। अब आप एक बार पूरी वीडियो देखने के बाद बुक उठाओ अपनी, MCQ सॉल्व करो। फिर भी अगर इनकेस कहीं डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू सो मच।